अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज है जनवरी की 5 तारीख सन 2021। नया साल शुरू हो चुका है। तो आज बात करते हैं फिर पाकिस्तान की। कुछ बलूचिस्तान में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, और फिर पीडीएम की, और फिर थोड़ी बहुत पीटीआई गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगा आप सबकी। तो उससे पहले गुजारिश है मेरी हमेशा की तरह कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। और मेरा चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग यूट्यूब पे। तो सबसे पहले हम करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो बलूचिस्तान में हुआ है। जिस तरह हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है उसमें, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हज़ारा कम्युनिटी पे कई सालों से वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, और करने वाले भी मालूम है। और आपकी इत्तला के अर्थ है कि ये अफ़गानिस्तान में भी हज़ारा कम्युनिटी पे हमले हुए हैं, वहाँ पे भी उनको शहीद किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये इसका जो मेन कल्प्रेट वो हमें मालूम है कि इसके पीछे कौन है। इंडिया ने, अजीब डोवाल और मोदी ने सरेआम अपनी तकरीरों में कहा है कि वो बलूचिस्तान में अपना पूरा जोर लगाएंगे। उसके लिए वो फंडिंग भी दे रहे हैं। उसके लिए वो जो यहाँ के भटके हुए लोग हैं बलूचिस्तान के, जो बीएलए के और दूसरे ग्रुप्स के और दाइश के, उन सबको इकट्ठा करके तो पाकिस्तान पे ये हमला कर रहे हैं। उनकी आखिरी कोशिश है, और इंशाल्लाह इसमें भी वो बुरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि इनके पीछे कौन है। तो उसमें मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस हमले में जो अपोजिशन जो शोर मचा रही है और नहायत मासूम बन रही है कि जी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, आर्मी कहाँ है। तो उनको ये याददाश्त मैं एक दफ़ा फिर उनकी ताज़ा करता जाऊँ कि ये जो हमलों को रोकने के लिए जो बाड़ बनाई जा रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पे और ईरान पाकिस्तान सरहद पे, तो उसकी ताज़ा तरीन जो बयानात उस पर आपके पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिए गए। याद है उन बदबख्तों के नारे कि जी हम ये बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे, और इस बाढ़ से हम फौजियों को बांध के अपनी जीपों में के पीछे घसीटेंगे। अव्वल तो इन किराए के कुत्तों की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ये बात कर सकें, लेकिन उनकी बातों से, और वो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ एक तरफ मरियम खड़ी थी, एक तरफ बिलावल खड़ा था, और पीछे वो डीजल खड़ा था फजल रहमान। तो साफ जाहिर होता है कि वो उस बयानात से मुत्तफिक थे, क्योंकि आज तक उन्होंने उन बयानात को रद्द नहीं किया। तो इससे ज़्यादा और क्या साफ बात हो सकती है कि ये तमाम अपोजिशन इस वक्त खुल के पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के मुखालफत में खड़ी हो गई है, और वो पूरे पूरे इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इनके बयानात जो हैं वो इंडियन मीडिया पे आप देख सकते हैं, वो चाहे मरियम हो, चाहे बिलावल हो, चाहे फजल रहमान हो, चाहे दूसरे हों, और उन बयानात पे वहाँ पे खुशी मनाई जाती है। तो हमें मालूम है हम अपने हज़ारा कम्युनिटी के बहन भाइयों के दुख में साथ शामिल हैं, और इंशाल्लाह इस दहशत गर्दी पे जो कि पहले केपी में भी हो रही थी, सवात और उस इलाके में, वहाँ पे भी काबू पाया गया, और अब इंशाल्लाह यहाँ पे भी पाएंगे। एक दफ़ा ये बाढ़ बन गई, कंप्लीट हो गई, तो फिर ये जो चूहे हैं, जो जो जंगली कुत्ते हैं जो इंडिया ने हमारे मुल्क में छोड़े हैं, उनके लिए भागने के रास्ते ना होने के बराबर रह जाएंगे। तो अगर वो ऐसी हरकत करेंगे भी तो उनको पकड़ना, उनको ढूंढना आसान होगा। दोस्तों ने शायद वो सरहद ना देखी हो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। मेरा कुछ थोड़ा बहुत वहाँ का तजर्बा है, मैंने देखी भी हुई है। चमन तक और ज़्यादा तक मैंने घूमा भी हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है वो कितने दुश्वार गुजार रास्ते हैं। जब अमेरिका जैसी फ़ौज, जो दुनिया की सबसे माइटी फोर्स है, रशिया की माइटी फोर्स है, वो इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म नहीं कर सके थे 10-10 सालों में, 20-20 सालों में, तो पाक आर्मी के लिए भी इतना आसान काम नहीं है
کیونکہ وہ علاقہ اتنا بڑا ہے اور اتنا بیابان اور پہاڑ اور غاریں، اور وہاں پہ رستے بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر سے، غاروں کے اندر سے، جہاں سے آپ آ جا سکتے ہیں، تو ان کو قابو کرنا اتنا مشکل آسان نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے فوراً آرمی کو یہ جو بدبخت سیاستدان ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں آ کے برا بھلا کہنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ سر عام کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کریں گے۔ تو ان کے بارے میں تو یہی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو فرقہ واریت ہے جو پھیلاتے ہیں، یہ اسی کی ایک شاخ ہے جو ہماری مسجدوں، علیحدہ علیحدہ مسجدوں سے شروع ہو کے اس حد تک جاتی ہے، کیونکہ یہ اب اس اسٹریم پہ پہنچ چکی ہے۔ اور یہاں پہ بے شمار، یہاں کینیڈا میں آپ کو اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے گھر کے ساتھ والی مسجد میں نہیں جائیں گے، اور کاروں میں بیٹھ کے 5-5 10 10 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے فرقے کی مسجد میں جائیں گے۔ تو یہ وہیں سے یہ پودا شروع ہوا ہے، اور اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ہم نہ کسی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا کے ہمیں لڑوا رہے ہیں، اور ہم قتل و غارت کر رہے ہیں۔ میں سورہ انعام کا ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں، تو مجھ پہ کوئی تنقید بھی کی گئی کہ جی وہ سورہ جو ہے وہ اس ریفرنس میں نہیں ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج بنو اسرائیل کی طرح، جیسے بنو اسرائیل کہتی ہے کہ جی یہ صورتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے، آج ہم اسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ اس ورڈس 159 کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں دین کی یونٹی کی بات ہو رہی ہے، دین میں فرقوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ٹکڑے کرنے والوں کو، گروہ بنانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور نہ کہ جیوز اور کرسچن کی بات۔ اس سے پہلے ضرور آیت میں وہ ہے ریفرنس، لیکن اس اسپیسیفک سورہ کا ریفرنس صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ دین میں تو عیسائی اور جیوز نہیں ہیں۔ تو دوسری بات اب چلتے ہیں آگے پی ڈی ایم کی۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کا شرارہ جس طرح بکھر چکا ہے۔ آج بنو میں جو اجلاس ہو رہا ہے، نہ اس میں مریم جا رہی ہے، نہ اس میں بلاول جا رہا ہے، اور مریم صاحبہ نے بہانہ یہ کیا ہے جی کہ موسم خراب ہے، یعنی کہ یہ محترمہ نے جیسے وہاں پیدل جانا تھا یا کسی گدھے پہ بیٹھ کے جانا تھا جو ان کو موسم کی پرواہ ہے، یہ تو ایئر کنڈیشن کاروں میں، بختر بند گاڑیوں میں وہاں پہ لینڈ کروزر میں جائیں گی اور وہاں خطاب کریں گی اور آ جائیں گی، لیکن بہانہ یہ کہ جی وہاں موسم خراب ہے۔ اور لانگ مارچ کا بھی اور سب کا بھی کہہ دیا جی وہ موسم سردی بہت ہے۔ تو نامعلوم یہ لوگ یا تو کہیں مریخ سے آئے ہیں کہ ان کو پاکستان کے موسموں کا معلوم ہی نہیں تھا، یا پھر یہ اتنے کم عقل ہیں اور نافہم ہے کہ انہیں یہ تاریخوں کے اعلان کرنے سے پہلے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو لوگوں نے ان کو منہ نہیں لگایا۔ آپ کے جو ہوا ہے بہاولپور میں جو جلسہ ہوا ہے وہ بمشکل 5-6 ہزار لوگ تھے، وہ بھی ان کے اپنے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے سیالکوٹ سے خبر آئی ہے کہ جب خواجہ اعظم کو گرفتار کیا گیا، جس کے آج کوئی 45 کے قریب ڈفرینٹ اکاؤنٹس بھی نکل آئے ہیں اور کروڑوں روپیہ بھی نکل آیا ہے، تو وہاں پہ احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی سیالکوٹ میں، اور بمشکل 11 یا 12 وہ بھی کونسلر جو تھے وہاں کے مسلم لیگ نون کے، وہ اکٹھے ہوئے اور سب نے اپنی تصویریں کھنچائیں اور چلے گئیں، اور آج تک وہ آپ کو وہاں کے احتجاج کی تصویریں آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گی۔ اگر کسی نون لیگی بھائی کے پاس ہیں تو مجھے ضرور شیئر کریں، میں وہ ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ تو اس کے علاوہ عمران خان کی جو 2 سالہ پی ٹی آئی کی جو 2 سالہ حکومت ہے، آپ نے شبر زادی کا انٹرویو سنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کا بھی آ گیا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے انہوں نے ایک پیسہ بھی اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا، باوجود اس کے انہوں نے بجلی کو بھی سستا کر دیا ہے، جو کمرشل بجلی ہے جو انڈسٹری کے لیے ہے، آج اس کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ آپ کا احساس پروگرام بھی ڈبل ہو گیا ہے، اور آپ کی اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہی ہے، اور ہر قسم کی جو ترقی ہے، آپ کو معاشی پیکج دیے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ کا پیکج آیا ہے، آج دوسرے انڈسٹریل پیکیجز بھی اناؤنس ہوئے ہیں، اور آپ کا قرضہ 1 روپیہ نہیں بڑھا پچھلے 6-7 ماہ میں، اور آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ سب فیکٹرز ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی سمت صحیح ہے، یہ لوگ ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں، اور ملک آہستہ آہستہ
बेशक चोटी की रफ्तार से ही, लेकिन अपनी सही सिमत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और ये उन दिनों में है जबकि 1 साल से हम एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये एक और कहा जाता है जी कि इन्होंने कौन सी रिकवरी की है, तो उसका भी सब सामने आ गया है कि नैब ने तकरीबन 390 के करीब अरब रुपए के करीब लिया है पिछले 2 साल में। और सिर्फ पंजाब की एंटी करप्शन ने 250 अरब रुपया इकट्ठा किया है। और ये इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अभी तो ये बदबख्त क्योंकि पार्लियामेंट से कोई लॉ पास नहीं होने देते, जाता है तो वो सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है, वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। और इंशाल्लाह जब मार्च में इमरान खान को सेनेट में भी अक्सरियत मिल गई, चाहे मामूली अक्सरियत ही क्यों ना हो, तो वो फिर वो कानून बनाएगा कि ये रकमें जो हैं ये डबल हो जाएंगी। जबकि जरदारी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में मिला के नैब ने टोटल 50 अरब की 10 सालों में रिकवरी की थी, और इन्होंने 2 सालों में तकरीबन ऑलमोस्ट 400 अरब की रिकवरी कर ली है। तो ये है परफॉर्मेंस। आपके हर इंडस्ट्री आपकी बढ़ रही है। फैसलाबाद में माशाल्लाह अब आपको मुलाजिम नहीं मिलते, उनको नई लूम्स नहीं मिल रही। सियालकोट में इतनी तरक्की हो रही है, लाहौर में नए शहर बन रहे हैं, 3-3 4-4 आपके डैम शुरू हो गए हैं, उन पर काम शुरू हो गया हुआ है। सिर्फ मसला ये है कि इमरान खान जो कर रहा है वो मुल्क के लिए कर रहा है, वो अपने वोटों के लिए नहीं कर रहा। उसको ये परवाह नहीं कि ये प्रोजेक्ट जो हैं उसके जाने की शायद उसके जाने के बाद ख़त्म हो, क्योंकि उसने वहाँ तख्ती नहीं लगानी। उसने मुल्क को देखा कि मुल्क को क्या ज़रूरत है। यही डैम आज से अगर 20 साल पहले शुरू कर दिए होते, और हमारा जो करोड़ों लाखों एकड़ का जो रकबा है जो बंजर पड़ा है, वो अगर सैराब हो जाता, तो आज ना हमें किसी चीज़ की किल्लत होती, और ना ही किसी को हमें इंपोर्ट करनी पड़ती ये चीज़ें। हमारा मुल्क इतना ज़रूरी है कि हम पूरी एशिया के एक बड़े हिस्से को वहाँ से खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को अपनी ज़रूरत के बावजूद। इमरान खान अगर चाहे तो आज भी हर चीज़ सस्ती हो सकती है। वो उस पर सिर्फ ये करेगा कि इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी हैं वो ख़त्म कर दें, पाबंदियाँ जो ख़त्म कर दें। बाहर से आपको चीनी, आटा, अदरक, चावल, टमाटर सब कुछ इंतहाई सस्ती कीमतों से आ सकता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उतने ही डॉलर आपके ख़जाने से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो इस वक्त सख्त फैसले ले रहा है। उसे मालूम है कि मेरी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे, और वो अपने सियासी करियर को दाव लगा के सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए लगा हुआ है। वो मज़ीद कर्जे नहीं लेना चाहता। उसे मालूम है कि थोड़ी सी सख्ती हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जैसे कि टर्की ने 7 साल की, और आज वो दुनिया की एक अजीम ताकत बन गए हैं। तो अगर हम भी ये 5 6 7 साल थोड़ी सी कुर्बानी दे लें, और कुर्बानी भी देने वाली बात नहीं है, ये जो सब्ज़ियां हैं, ये जो टमाटर हैं और ये चीज़ें हैं, नंबर एक तो बात ये है कि ये हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में भी उगा लें तो हमारे फैमिली का वो सिलसिला चल सकता है। जहाँ तक चीनी का ताल्लुक है, तो ये सफ़ेद ज़हर पीना कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ दें। मुझे न जाने कितने साल हो गया, मैंने अभी तक चाय में चीनी छोड़ दी है। आप क्यों नहीं छोड़ सकते? शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें, और उसका भी ताकि लोकल किसान को भी फ़ायदा हो। और इस माफिया से आपके ख़िलाफ़ कौम को खड़ा होना पड़ेगा। जिस चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं, आप उसको ख़रीदना छोड़ दें, और कीमतें खुद ही नीचे आ जाएंगी। और दवाइयों की कीमतें जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी कम हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, क्योंकि डॉलर स्टेबल हो रहा है। डॉलर आपका 11 रुपये कम हो गया है, और मज़ीद कम हो रहा है, क्योंकि अब वो फ्री मार्केट में है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और जिन लोगों ने डॉलरों के ढेर छुपाए हुए हैं, उनका ख्याल था कि ये शायद डॉलर 200 के करीब पहुंच जाएगा। अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा लॉस उठाना है, और उनको चाहिए कि वो डॉलर दोबारा मार्केट में ले आए ताकि मज़ीद नुकसान से बचें। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखेगा, और ये एशिया की एक अजीम ताकत बन के उभरेगा, उभर रहा है आपका। और इसके फ़ैसले जो हैं इंशाल्लाह दुनिया को मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला का ये बनाया ये मुल्क है, और इसकी हिफाजत भी वो कर रहा है। आखिर में फिर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को नाकाम और नामुराद करे, उनके स्याह चेहरे सबके सामने खोले, और उनको दुनिया में और आखिरत में नाकाम करे।
اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ کوئی پولیٹیکل دعا نہیں ہے. جو بھی پاکستانی ہے، جو پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، وہ یہ دعا ضرور مانگے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، PPP کا ہو، MQM کا ہو، یا پھر PTI کا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.